तो हम लोगों ने पिछले 2 दिन जो प्रोफेशंस हैं, व्यवसाय है, उसको समझने का प्रयास किया। और कृति ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। जिस तरीके से आप लोगों ने हम लोगों को साथ शेयर किया, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन उसका रहा। और उस प्रेजेंटेशन के बेसिस पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई स्टूडेंट किस लेवल की तैयारी कर सकता है। आप लोगों को फर्स्ट ईयर से ही पता है कि कृति को मैं हमेशा कहता था कि वो एकदम थोड़ी सी घबराई हुई सी, साई सी, डरी हुई सी लड़की मुझे दिखाई देती थी। लेकिन जब हमारी जो इंटर्नशिप चल रही थी, और इंटर्नशिप में मैंने एक दिन, हालांकि नेहा ने मुझे पहले भी ओपनली कहा कि सर कृति बहुत मेहनत करती है, लेकिन जब मैंने उसको वहां भी इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स के सामने पढ़ाते हुए देखा तो मुझे अच्छा लगा बहुत। और पिछले 2 दिन उसने जिस तरह से प्रेजेंटेशन अपना दिया है, बहुत अच्छी तैयारी के साथ, तो मुझे और भी अच्छा लगा। इसलिए जो आने वाले हमारे विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको भी उस लेवल की तैयारी करनी है, जिससे कि जो उनका प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन और बेहतर तरीके का हो पाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं। और वो क्वेश्चन आंसर सेशन जो प्रेजेंटर होता है, वो प्रेजेंटर उसका रिप्लाई करता है। क्योंकि आज इंटरनेट के इश्यूज हैं और कृति हमारे साथ प्रॉपरली नहीं जुड़ पा रही है, जुड़ती है डिस्कनेक्ट हो जाती है। जी, कृति का मैसेज आ रहा है, ज्वाइन हो गया, ज्वाइन हो गया है। हाँ, कृति हमारे सामने है। तो कृति, आवाज आ रही है बेटा? कृति, आवाज आ रही है आपको हमारी? आज उसके साथ इंटरनेट के इश्यूज हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो प्रेजेंटर होता है उससे हम सवाल जवाब करते हैं, लेकिन क्योंकि कृति के साथ आज इंटरनेट के इश्यूज हैं, तो शायद क्वेश्चन आंसर सेशन उसके साथ नहीं हो पाएगा, या यदि हो पाता है तो हम लोग उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन तो हम लोगों ने पिछली बार कर चुके थे, और कुछ को और हम लोग कर। सवाल पूछिए। आपको मेरी आवाज मिल रही है? यस सर। हाँ, इसका मतलब आवाज जा रही है। मुझे लगा कि मेरी आवाज जानी बंद हो गई क्या। पूछो, सवाल पूछो। सर मेरा एक सवाल है सर। पवन? आलोक कुमार सर। हाँ आलोक, बताओ। सर को टीचर को बढ़ाते चले जा रहे हैं सर, और चीजें यार को आलोक, अच्छे से तुम्हारी भी क्लियर भी आवाज कर रहे थोड़ी हैं, गड़बड़ा लेकिन रही सर है हमें आज। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से सर फैन समाज की की जो आवाज बंद आवश्यकताएं कर हैं लो, हम अपना अपने फैन किसी। बंद कर लो। 1 मिनट आलोक, फैन बंद कर लो, तुम्हारी फैन की झरझराहट आ रही है। सर फैन नहीं चला। पता नहीं क्यों आ रही है, तो बताओ। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, जिस तरीके से हम अपने व्यवसाय को चुनने का प्रयास करते हैं, बीएड करते हैं, तमाम चीजें हम कोर्स करते हैं, लेकिन सर जिस तरीके से समाज की उथल पुथल चल रही है सर, एक जिस तरीके से नैरो चल रहा है कि क्या हम एजुकेशन को पढ़ के ही एक अच्छे व्यवसाय का चयन कर सकते हैं, तो सर तमाम मुद्दे सर आ जाते हैं, जो सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो। तो सर इन सब चीजों से सर हम कैसे निपटे सर? एक्चुअली आलोक, जब हम व्यवसायों का चयन करते हैं, तो आपका ये कहना है कि क्या एजुकेशन से ही हम व्यवसायों का चयन करते हैं, यही कह रहे हो ना आलोक? यही पूछ रहे हो ना?
जी सर, नहीं सर, मेरा मतलब सर शिक्षा ही व्यक्ति के विवेक को जागृत करता है। तो सर जब इंसान एजुकेशन लेता है थोड़ा और धीरे, उसके बाद वो तुम्हारी अपने आज व्यवसाय। आवाज तुम्हारी आवाज आज गड़बड़ है, इसलिए अच्छा थोड़ा अच्छा। धीरे स्पीड बढ़ाओ, जैसे कल कृति के लिए कमेंट कर रहे थे। जी सर। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, जिस तरीके से हम एजुकेशन को लेते हैं तो हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, तो हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन सर जो वर्तमान परिस्थिति ये दिख रही है कि इंसान एजुकेशन लेने के बाद भी बेरोजगारी की जो दलदल है उसमें धंसता चला जा रहा है। तो सर किस तरीके से अपने प्रोफेशन को हम बेहतर बनाएं, या सरकार हम लोगों को इस कोर्स को कितना अच्छे से डेवलप करे? सर इस चीज़ लिए सर क्या हो सकते हैं? क्योंकि सर हम लोगों के पास सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक काफ़ी परिप्रेक्ष्य होते हैं सर, उन चीज़ों को समझने सर बड़ी प्रॉब्लम सी क्रिएट होती है। हम्म। ये जो सवाल है जो आलोक ने करा, ये सवाल थोड़ा सा जो डिमांड और सप्लाई है उससे रिलेटेड है। और यहाँ थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि आप जो बात कर रहे हो वो थोड़ा सा ऑक्यूपेशंस की तरफ ले जा रहे हो आप, है ना, जहां से आजीविका का हम निर्धारण कर सकते हैं वहां से ले जा रहे हो। हम प्रोफेशंस की बात कर रहे हैं। जी सर। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और कृति ने भी समझाने की कोशिश करी थी। और पहले की जो क्लासेस थी, जब मैंने ओरिएंटेशन क्लास ली थी आपको इस पेपर के शुरू करने के साथ, तो उसमें भी मैंने बहुत चीजों को क्लेरिफाई किया कि एंशिएंट जो वर्ल्ड है उसमें कौन से प्रोफेशंस थे, और उन प्रोफेशंस को चुनने का कि कौन से प्रोफेशंस होंगे और कौन से प्रोफेशंस नहीं होंगे, उनको जो चुनने का आधार होगा वो क्या होगा। तो उसमें मैंने आप लोगों को दो तीन तीन चीजें बहुत इंटीग्रल बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी। और हालांकि एक और लंबी लिस्ट है जिस चीज को हम लोग देखते हैं, लेकिन तीन चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई जो लेवल ऑफ नॉलेज है या एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है वो कितनी लंबी है, इस बात पर तय होगा। दूसरी चीज मैंने कहा था कि सर्विस टू द ह्यूमैनिटी है या नहीं है, इस बात पर तय होगा। और तीसरी चीज मैंने कहा था कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट का सेल्फ ऑब्जर्वेंस है या नहीं है। और मैंने आप लोगों को बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से चीजों को क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी कि कैसे हम जो कोड ऑफ कंडक्ट है उस कोड ऑफ कंडक्ट का सेल्फ ऑब्जर्वेंस करते हैं। यदि हम कोड ऑफ कंडक्ट का सेल्फ ऑब्जर्वेंस ना करें तो इसका मतलब जो आइडिया ऑफ प्रोफेशन है वो हमारा बहुत कमजोर है। यदि लॉन्गर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग नहीं है तो हमारा आइडिया ऑफ ट्रेनिंग बहुत वीक है, बहुत कमजोर है। और इसी तरीके से हमारा यदि उसमें सर्विस टू द ह्यूमैनिटी नहीं है तो वो आइडिया हमारा फिर से बहुत ज्यादा वीक है। और मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया था कि एंशिएंट टाइम में जो आज सुप्रीम कोर्ट के जो जज वो हैं, जो वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, वो जो गाउन पहनते हैं उस गाउन में पीछे की साइड एक पॉकेट होती है। तो वो जो गाउन का जो इवोल्यूशन हुआ, जो जेनेसिस हुआ, वो जेनेसिस हुआ है उस एंशिएंट टाइम से। और वो ये था कि जो इस तरह के लोग थे जो लीगल एक्सपर्ट्स होते थे उस समय के लीगल एक्सपर्ट्स आज की तरह तो नहीं थे, लेकिन वो प्रैक्टिसेस थी जो प्रैक्टिसेस उनको लीगल एक्सपर्ट्स बनाते थे। और उन हमारे यहाँ भी जैसे यदि गांवों की तरफ देखा जाए तो एक शब्द यूज होता है जो एक उम्र दराज व्यक्ति के लिए होता है, जो बुद्धिमत्ता पूर्ण बात करता है, जो गांव के बहुत सारे झगड़ों को सुलझाने का काम करता है, उसको कहते हैं मुकद्दम। तो जो मुकद्दम है ये सम सॉर्ट ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स की तरह होते हैं। तो जो ये लीगल एक्सपर्ट्स होते थे ये क्या करते थे, सोसाइटी को अपनी लीगल ओपिनियन दिया करते थे, जिससे कि लोगों के जो झगड़े हैं, जो प्रॉपर्टी के विवाद हैं, वो प्रॉपर्टी के विवाद उनके कम हो। और बदले में क्या करते थे, क्योंकि ये जो है कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं था उनका, बल्कि एक प्रोफेशन था, सर्विस टू द ह्यूमैनिटी थी, मानवता की सेवा के लिए था। तो ये क्या करता था कि समाज यदि उसको कुछ देना भी चाहता था तो वो सामने से नहीं लेते थे हाथ में। आज तो वकील साहब जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, जितना बड़ा केस उतना ही बड़ा पैसा सामने से लेंगे।
थूक लगा लगा के भी गिनेंगे। लेकिन पहले क्या होता था कि उनको सोसाइटी यदि उनकी सर्विसेज के बदले में कुछ देना भी चाहे तो वो सामने से ना लेके उस पॉकेट में रखवा लेते थे, जिससे कि उनको पता ना चले कि हमने किसके लिए कौन सा काम किया और उसने उसके बदले में क्या दिया, जिससे कि उनका जो न्याय का जो देने का तरीका था वो किसी तरीके से प्रभावित ना हो। तो जो प्रोफेशंस है, वो प्रोफेशंस का जो आइडिया है वो आइडिया ये है। आप जो बात लेकर जा रहे हो वो हमारी आजीविका की तरफ लेकर जा रहे हो। जो बेरोजगारी का मामला है वो आजीविका की तरफ वाला जो मामला है वो वहां है। रोजगार और जो व्यवसाय है उस व्यवसाय में अंतर है। कोई भी रोजगार एक लंबे समय के बाद जब इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो वो प्रोफेशन की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है आलोक? यस सर। जी, नेक्स्ट। सर जो व्यवसाय चयन के सिद्धांत थे उसमें जी। एक सिद्धांत था कि जो भी हमारे परिवार के लोगों का जो प्रोफेशन होता है हम उस हिसाब से अपने प्रोफेसर को चुनते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जरूरी है कि हमारी रुचि या क्षमता हमारे परिवार के लोगों से मैच होती है? तो अगर हम उस प्रोफेशन को चुन लेते हैं तो फिर हम उसमें सही से जैसा विकास हमारा होना चाहिए, अगर हम अपनी रुचि और क्षमता के हिसाब से प्रोफेशन चुनते तो वो कैसे करें? वो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है आस्था। लेकिन क्या हुआ है, विशेष रूप से जब हम भारत के संदर्भों में देखते हैं तो भारत के संदर्भों में हुआ क्या कि वर्ण है और हर एक वर्ण का एक कार्य है जो वर्ण व्यवस्था ने उसको संपादित करने के लिए दिया है। तो उसके पास बहुत चॉइस नहीं है, बहुत चॉइस नहीं है। जैसे यदि कोई ब्राह्मण वर्ण से है और उसको यदि सेवा कार्य करने में उसको बहुत रुचि है तो वर्ण व्यवस्था के जो सिद्धांत थे वो उसको परमिट नहीं करते थे कि नहीं भाई वर्ण व्यवस्था के हिसाब से तुम्हारा काम ये है। और इसी तरह से कोई यदि शूद्र था तो शूद्र को यदि बहुत पढ़ने में रुचि है तो वहां भी वर्ण व्यवस्था उसको रोकती थी। लेकिन ये हमारा एंशिएंट सिस्टम था। एंशिएंट सिस्टम क्या होता था, परंपरा के आधार पर चलता था और परंपरा के आधार पर चलने पर क्या होता था कि लगातार जो हमारे पारंपरिक पेशे होते थे उन पेशों को ही हम ज्वाइन करते थे। लेकिन वो जो पारंपरिक पेशे थे वो किस लेवल तक प्रोफेशन की श्रेणी में पहुंच पाते थे वो बहुत कम चांस होता था। सब लोग तो नहीं पहुंचे, थोड़े से लोग पहुंच पाते थे, वो उस लेवल पर पहुंच पाते थे। लेकिन जैसे ही जैसे हम न्यू एज में एंटर होते चले गए, वर्ण व्यवस्था अपना जो लूज होती चली जा रही है, मतलब खत्म होती चली जा रही है, तो हम एक न्यू एरा में घुसते चले जा रहे हैं जहां हमारे पास ज्यादा चॉइसेस हैं हमारे सिलेक्शन की कि कौन सा प्रोफेशन हम सेलेक्ट करेंगे, किस प्रोफेशन का हम हिस्सा रहेंगे और किस प्रोफेशन का हम हिस्सा नहीं रहेंगे। इस तरीके से चीजें हमारी डेवलप होती चली जा रही है। और आज के प्रोफेशंस को जो जो मॉडर्न प्रोफेशंस हैं जो हमारे इमर्ज हुए स्पेशली 19th सेंचुरी के बाद भारत में और विश्व में, तो वो प्रोफेशंस में उस तरह का जो परंपरावादी जो चयन प्रक्रिया थी वो चयन प्रक्रिया हमारी रुकी है। हम लोगों ने उसको बहुत लिबरेट किया है और अब हम कोई भी किसी भी प्रोफेशन का चयन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो एक सिद्धांत था एक समय, लेकिन आज मॉडर्न समय में जब हम देख रहे हैं, मॉडर्न टाइम्स में हम देख रहे हैं, तो वो चीजें हमारी बदलती चली जा रही हैं। ठीक है आस्था? यस सर। हाँ, नेक्स्ट। सर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमारा जो हम प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं तो सर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि पहले से ही मतलब बच्चे के अंदर जैसे डेवलप किया जाए कि वो किस प्रोफेशन में जाना चाहता है, कुछ चीजें उसको समझ में आए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग गलत प्रोफेशन चुन लेते हैं, उस वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो सर उसके लिए कुछ उपाय नहीं किया जा सकता है कि जो पहले से हम लोग उपाय कर लें तो बच्चा सही प्रोफेशन को चुने? हमारे यहाँ ये थोड़ी सी दिक्कत रही है और दिक्कत ये हमारी सोशली और कल्चरली है कि हम हर एक काम हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। हमें क्या पढ़ना है, हम क्या नहीं पढ़ेंगे, ये पेरेंट्स तय करते हैं।
हम किस लड़के से या किस लड़की से शादी करेंगे ये भी अधिकांश केस में परिवार ही तय करता है। करता नहीं करता? यस यस सर। सर। एकदम, जाओ हमने कह दिया वही सही है, ये तय करता है। इसी तरीके से इवन हम क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे वो भी परिवार तय करता है, क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे वो भी परिवार तय करता है। करता नहीं करता? तो यस निश्चित सर। रूप से हाँ जब सर। परिवार को ये तय करने की आदत पड़ी हुई है तो वो आगे भी तय करता है तुम क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। सर इसीलिए तो मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है सर, बड़े भाई साहब कितना भी बड़े सर आप भाई, पढ़ लीजिए, लेकिन हाँ सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप देखो, जबकि है क्या कि जो मॉडर्न कंट्रीज हैं या कहना चाहिए जो डेवलप्ड नेशंस हैं, और हमारे यहाँ भी जो सिटीज हैं, जो पेरेंट्स अवेयर्ड हैं, वो अपने बच्चों के लिए कौन से कोर्स पढ़ने के लिए सेलेक्ट करेंगे और किन कोर्सेज की तरफ ले जाएंगे, इसका प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलर से कंसल्ट करते हैं। और ये जो काउंसलर्स हैं इनका क्या काम होता है, ये काउंसलर्स इंटरेस्ट, एटीट्यूड, आईक्यू, एप्टीट्यूड्स ये सब मेजर करते हैं। और मेजर करने के बाद प्रेडिक्शंस करते हैं कि यदि इस स्टूडेंट को हम इस तरफ लेकर जाएंगे तो जो इसकी सफलता के जो चांसेस है वो चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएंगे, लेकिन यदि दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसकी जो सफलता है उसके जो चांसेस है वो चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये सेलेक्ट होता है। इसी तरीके से आप यदि मुदालियर एजुकेशन कमीशन जो 1952-53 का था उसको यदि देखोगे तो उसने क्या कहा था कि हर एक स्कूल में एक टीचर, एक इस तरह का आदमी अपॉइंट होना चाहिए जो स्टूडेंट्स की गाइडेंस और काउंसलिंग सर्विसेज को फुलफिल करे। वो अलग बात है कि हम आज भी नहीं कर पाए, 21वीं शताब्दी के 2021 में भी हम जो 1952-53 जो मुदालियर एजुकेशन कमीशन था जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, उसकी जो सुझाव थे उन सुझावों को आज भी लागू नहीं कर पाए। यदि हम ऐसा कर पाए तो दो तीन चीजें बहुत होंगी। एक तो जो स्टूडेंट फेल्योर है वो रुकेगा, दूसरा स्टूडेंट्स का जो एडजस्टमेंट है वो प्रमोट होगा, वो बढ़ेगा, किसी भी कंडीशन में उसका जो समायोजन है वो समायोजन बढ़ेगा। और तीसरी चीज ये है कि वो सही कोर्सेज को सेलेक्ट करने में जो स्टूडेंट के इंटरेस्ट हैं, एटीट्यूड्स हैं, एप्टीट्यूड्स हैं, इन सारी चीजों को यदि हम कॉग्निजेंस में लेंगे तो उससे भी चीजें हमारी बहुत सुधार की तरफ आगे बढ़ेंगी। लेकिन हमें उस तरफ अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है, बहुत लंबा समय हमें अभी लगेगा। लेकिन यदि हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ेंगे तो जो नेहा आपका जो सवाल था उस सवाल की तरफ हम उस सवाल के जो जवाब है उस जवाब को देने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसलिए सर ऐसा होता है ना, आप लोगों के सामने बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा अभिभावक के रूप में कि आप लोग अपने भाई बहनों और बच्चों के लिए उनकी जो चॉइस के कोर्सेस और प्रोफेशंस हैं उनके लिए एक जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसको लें और उनको वही करवाएं। हाँ भाई नेहा जैसे कि बताओ। सर जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं, जैसे जो डॉक्टर हैं वो सोचते हैं उनके बच्चे डॉक्टर बने, जो टीचर हैं उनके बच्चे टीचर बने। तो सर ये कहीं ना कहीं एक फॉल्ट है पूरी, क्योंकि इससे सर क्या होता है कि बच्चा अगर जो कुछ करना चाहता है वो नहीं कर पाता है। सर वो दिक्कत आ इतना ही जाती है। नहीं होता है नेहा, नेहा इतना ही नहीं होता है। वो यस सर। साइकोलॉजी का आपने वो सिद्धांत नहीं पढ़ा कि बहुत सारे समय जो अभिभावक खुद नहीं बन पाए और वो कोशिश यस सर। करते यस हैं कि सर। हम ये बने और वो नहीं बन पाए, तो वो जो अपना फेलोर है उसको वो अपने स्टूडेंट्स, अपने जो बच्चे हैं उनको बनाकर उस फेल्योर को खत्म करना चाहते हैं। तो एक ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स भी होता है, लेकिन वो धीरे धीरे चीजें हमारी बढ़ेंगी। बहुत सारी चीजें अब हमारी जो चाइल्ड सेंटर्ड है उसकी तरफ। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है तो उसमें कुछ ऐसा मतलब कुछ भी एक मतलब लैब बना दी जाए जिससे बच्चों का ये टेस्ट किया जा सके कि वो किस स्तर का क्या पढ़ना चाहता है क्या नहीं पढ़ना चाहता है? क्या सर ऐसा नहीं हो सकता? होना चाहिए और होंगी आने वाले समय में ये चीजें।
होनी चाहिए और होंगी आने वाले समय में ये क्योंकि सर चीजें। फॉरेन में तो ऐसा है कि बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो पहले से डिसाइड हो जाता है कि वो क्या बनना चाहता है क्या नहीं। कोई जो खेल में जाना चाहता है वो खेल में जाएगा, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा। तो सर क्या हम लोग क्या नहीं हो सकता ऐसा? अब अभी हम लोग बहुत बड़ी हमारी जनसंख्या वाला देश है, ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ समय लगना है। दूसरी चीज ये है कि इस तरह के इश्यूज को अभी हम लोग जब तक अपना एजेंडा नहीं बनाएंगे तब तक ये चीजें डेवलप नहीं होंगी ना। यस सर। सर सर एक प्रश्न मेरा है। जी जी। सर जैसे कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो सर एक परिप्रेक्ष्य ये भी तो देख सकते हैं कि हम बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हमें कौन सा प्रोफेशन चूज करना है कौन सा नहीं करना है। तो सर बच्चों में ये जागरूकता ये किस लेवल पे आ जानी चाहिए कि हम अपना प्रोफेशन डिसाइड करें या अपनी लाइफ से कोई भी, सर ये समझ ही नहीं आता कि बच्चे दर्शिका, जो हम गाइडेंस और काउंसलर का जो रोल आइडेंटिफाई कर रहे थे वो इसीलिए तो था, वो इसीलिए था। यस सर। ठीक है, और ये सर, कोई वन पॉइंट, लेकिन ये कोई वन पॉइंट प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये कंटिन्यूअस Yes, sir. प्रोसेस का हिस्सा है, ये लगातार चलेगा। ठीक है ना? यस सर। हम्म। सर लेकिन अभी क्या होता है कि 12th तक हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कि हम लोगों को कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है। हाँ, वो थोड़ी सर सी ये भी दिक्कत मैंने है, प्रॉब्लम देखी है। वो दिक्कत है। इसीलिए जरूरत है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज हमारी इंस्टीट्यूशन के साथ भी और इंस्टीट्यूशन के बाहर भी वो ज्यादा अच्छी sir. डेवलप होनी चाहिए, जिससे कि ये जो समस्या जिस तरह की विद्यार्थियों की है, इस समस्या का समाधान हो सके। यस सर। ओके सर सर ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खास करके गांव में आती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि जो गांव के जो निचले तबके के लोग हैं, तो उनको पहले तो नॉलेज ही नहीं होता है कि बच्चों को किस ओर लेके जाना चाहिए और उसमें क्या क्या एफर्ट्स डालने हैं। तो वो क्या करते हैं कि और ना ही उनके पास कोई गाइड करने वाला होता। तो वहाँ के बच्चे ज्यादातर मैं देखती हूँ कि गलत दिशा में चले जाते हैं या फिर इंटरेस्ट से बिल्कुल अपोजिट चले जाते हैं। वहाँ पे गांव में ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों गांव में देखने को मिल रहा है? सर उनको कोई ज्यादा गाइड करने वाला नहीं है, प्लस जो नॉलेज लेवल है उसकी थोड़ी कमी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो काउंसलिंग है क्या? काउंसलिंग बेसिकली एक एबिलिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। गाइडेंस एक एबिलिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। वो आपके बिहाफ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता, बल्कि आपको इस लायक बनाता है कि आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान खुद कर सकें। ये हमारा गाइडेंस प्रोग्राम का पूरा हिस्सा है। ये बता देना नहीं है ये करना और ये नहीं करना, ये नहीं है गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब है कि आपको वो सारे विकल्प दे देना जिससे कि आप अपने जीवन में, वर्तमान और भविष्य के जीवन में के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें अपना समायोजन स्थापित कर सकें, चाहे वो सिलेक्शन ऑफ द प्रोफेशन ही क्यों ना हो, सिलेक्शन ऑफ द एजुकेशन कैरियर ही क्यों ना हो। ठीक है सर, एक चीज थी जैसे कि जैसे सुप्रिया ने कहा कि गांव में समस्या ज्यादा आ रही है, बट सर हमने शहर में भी ये समस्या बहुत देखी है। क्योंकि जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं वो लोग भी यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा, जैसे कि हमने क्या आपने जैसे कहा डॉक्टर है, तो कोई भी पेरेंट्स अगर डॉक्टर, तो वो सोचता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, क्योंकि उसे इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, फिर भी वो इंटरेस्ट उसके अंदर पैदा करते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। तो सर शहर में भी बहुत सारी समस्याएं ऐसी आ रही हैं। एक्चुअली गाँव की जो समस्या है वो डिफरेंट है थोड़ी सी। यस सर। और जो शहर हैं उनकी समस्याएं थोड़ी सी डिफरेंट हैं। यस सर। समझ रहे हैं? दोनों में सर बहुत डिफरेंस है सर, बहुत ज्यादा हाँ, ही। बहुत डिफरेंस है, नेचर डिफरेंस है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हैं। वहां इग्नोरेंस की वजह से है। यस सर। और यहाँ जो है नॉलेज की वजह से है। यस सर। यस सर। हाँ, यहाँ नॉलेज की वजह से भी है। ठीक है, और नेक्स्ट सर जैसे कि हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक रिकमेंडेशन है कि 6th से जो व्यावसायिक कोर्सेज की शुरुआत होगी। तो सर अगर हम भारतीय परिस्थितियों में देखें तो आज के समय में क्या 6th का जो बच्चा है
वो इतना एबल होगा कि वो अपने उस समय अपने व्यवसाय को चुन कि उसको किस व्यवसाय में जाना। आस्था, अभी इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये शिक्षा नीति कैसे इम्प्लीमेंट करेगी। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि एक हम लोग जब पढ़ते थे तो एक पेपर होता था SUPW, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क्स, ठीक है। और गांव में वो पेपर होता था क्राफ्ट का, या उसको भी SUPW कह देते थे। तो जब हम लोग गांव में थे तो पता है क्या करते थे, अपनी रस्सी तैयार करते थे, अपनी रस्सी खुद बनाते थे रस्सी, और रस्सी का जो कच्चा माल है वो भी जंगल से खुद तलाश के लेकर आते थे, फिर उस रस्सी को तैयार करते थे, फिर उस रस्सी को कलर करते थे, कलर कर फिर उसको थोड़ा सा और टाइट करते थे, सुखाते थे, और उसको स्कूल ले जाते थे कि हमने ये तैयार किया है, ठीक है। फिर वो जो रस्सी थी वो स्कूल के विभिन्न जो काम थे वो कामों में आ जाती थी। SUPW, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क्स। दिल्ली में हमने जब ये SUPW का जब परीक्षा होती थी तो उसका आइडिया जो एजुकेशन का था वो डिफरेंट था कि हम सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क्स को प्रमोट करेंगे। लेकिन स्कूलों में क्या होता था कि जब ऐसा होता था तो स्टूडेंट को एक पौधा खरीद करता था, एक गमला खरीदता था, उसमें लगाता था और उसको उठाकर स्कूल में ले जाता था कि साहब ये मेरा SUPW का जो वर्क है वो वर्क है, और उसके बदले में उसको जो ग्रेड है वो ग्रेड मिल जाते थे। अब देखो जो धरातल की सच्चाई है उसको हमें देखना चाहिए। 5 साल 5वीं क्लास के बाद हम इस तरह की जो स्किल ओरिएंटेड कोर्स है उनको देने की बात कर रहे हैं। 5 साल के बाद, 5वीं क्लास के बाद। अब 5वीं क्लास के बाद का मतलब है उस बच्चे की जो उम्र है वो होगी 10 से 11 साल। अब 10 से 11 साल में एक तरफ तो ऐसे बच्चे हैं जो हमारी वर्क फोर्स का हिस्सा बन जाते हैं 10 साल की उम्र में ही, चाहे वो ढाबे पर काम कर रहे हैं, चाहे वो फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने के कारखाने उन कारखानों में काम कर रहे हैं, चाहे वो तांगा चला रहे हैं, या चाहे वो रोड के किनारे कुछ चीजों को बेच रहे हैं। आज बहुत सारे जो बच्चे हैं वो टिश्यू पेपर या सैनिटाइजर्स या जो मास्क है उनको बेचते हुए जो रेड लाइट्स हैं उन पर मिल जाएंगे। तो एक तरफ वो लोग हैं। अब वो लोग ऑलरेडी जो स्किल ओरिएंटेड जो चीजें हैं वो उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास स्कूल्स नहीं है। और जो स्कूल के बच्चे हैं उनको हम ओरिएंट करना चाह रहे हैं उस तरह की चीजों में जिन पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ। तो अब आप देखो कि क्या हम इन बच्चों को, जो बच्चे एक अलग परिवेश से निकल कर आ रहे हैं, क्या हम उनकी स्किल्स को यदि उस तरफ डेवलप कर भी दिया हमने कुछ थोड़ी देर के लिए, यदि हम मान भी लें कि यदि किसी बच्चे को साइकिल में पंचर लगाना हमने सिखा दिया, तो हमारी जो सोसाइटी का एप्टीट्यूड है या टेम्परामेंट है, वो टेम्परामेंट ये है कि क्या साइकिल में पंचर लगाने वाले को हम एक आजीविका के स्रोत के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है? क्या परिवार उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है? क्या वो बच्चा बड़े होकर उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है? यदि वो तैयार नहीं है तो ये चीजें हमारी फिर यूजलेस हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत बड़े जो शिक्षा शास्त्री लोग शामिल हुए हैं, एक शिक्षा शास्त्री आज सवेरे मेरे से आधा घंटे बात भी करें, जो शिक्षा नीति को बनाने में रहे हैं, उनसे लंबी वार्ता हुई मेरी आज। तो अभी हमें थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा कि ये किस तरह से उसको प्रैक्टिस करेंगे, और क्या जैसे एक समय SUPW का हाल हुआ था, क्या इस तरफ भी ऐसा हाल तो नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा हमें और आपको दोनों को ही समय चाहिए इसको देखने के लिए। यदि ये चीजें हमारी डेवलप होती है तो फिर आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग भी देखना समय के साथ। सर एक चीज थी, नेहा,
सर हम एक चीज कहना चाहते हैं, जैसे कि हम 5th क्लास में थे तब हम लोग को एक वर्क दिया गया था, मिट्टी से आपको फल बनाने हैं। जी। तो सर ये हम लोग का एक कार्य था, इससे हम लोगों ने सीखा कि फल कैसे बनेंगे। बट आज जैसा कि आप सर बता रहे हैं कि दिल्ली में जो हुआ, तो सर ये सच बात है कि अगर कहीं आप जैसे कि बच्चा वो चीज नहीं सीख पाता है जो हम लोग पहले सीख ले रहे थे। जी। तो सर इससे क्या बेनिफिट सर मिल रहा है बच्चे को? अभी तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है बच्चे को, क्योंकि वो तो जाता है, खरीद लाता है और दे देता है। हम लोग तो उस टाइम पे बनाते थे सर, तब ट्रेड एक्चुअली मिलता था हम लोग। वर्ल्ड ऑफ वर्क, जो कार्य करने की दुनिया है, और उस कार्य करने की दुनिया के बदले में उसका जो परिश्रम, मतलब उसका जो मेहनताना है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। जब तक इस जमीन आसमान के अंतर को हम कम नहीं करेंगे, तब तक हम ये जो स्किल बेस्ड प्रोफेशंस हैं या ऑक्यूपेशंस हैं, उनकी तरफ बहुत ज्यादा निगाह नहीं जाएगी। और इसीलिए जो गांव के लोग हैं वो बहुत बड़े तेजी से शहरों की तरफ पलायन करते चले जा रहे हैं। और जब इस तरह की महामारी होती है तो उस समय फिर वो शहरों से अपने जो गांव हैं उनकी तरफ पलायन करते हैं। तो जब तक हम उस मेहनताने पर काम नहीं करेंगे तब तक बात हमारी बनने वाली नहीं है। सर हाँ जी, ऐसे सर मैंने हेलो, सर एक प्रश्न। देख लो, डिसाइड कर लो कौन कर रहा प्रश्न मेरा भी है। है। तो ऐसा करें, पहले लक्ष्मी से ले लें, क्योंकि दर्शिका और आलोक का सवाल तो आ ही चुका है। लक्ष्मी से ले ओके लेते सर। हैं। लक्ष्मी। यस सर। सर एक पॉइंट बताया था कृति ने कि व्यवसाय की विशेषताओं में कि उच्च स्थिति, तो क्या थोड़ा सभी थोड़ा तेज व्यवसाय, बोलोगे? थोड़ा तेज बोलो कृति, वो लक्ष्मी। सर एक पॉइंट बोला था कृति ने कि व्यवसाय की स्थिति उच्च होनी चाहिए, तो क्या सभी व्यवसाय की स्थिति उच्च होती है? क्या हम मान सकते हैं कि जितने भी व्यवसाय हैं सबकी स्थिति उच्च है समाज में या हमारी नजर में? एक्चुअली जब प्रोफेशन के रूप में हम इस्टेब्लिश हो जाते हैं, समझना, आजीविका और व्यवसाय में फिर से थोड़ा सा जो आलोक से शुरुआत हुई थी हमारी उस पर आना। जब कोई भी आजीविका का क्षेत्र प्रोफेशन के रूप में इस्टेब्लिश हो जाता है और वो बहुत लंबी समय प्रैक्टिस करने के बाद इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसका जो सोशल स्टेटस है वो अपने आप में उठ जाता है। अब सवाल ये है कि जो टीचर है, टीचर के बारे में हालांकि हमारे यहाँ बड़ा एक सवाल ये लगातार होता चला जा रहा है कि हम सर्विस टू द ह्यूमैनिटी के लिए भी तैयार हैं, हमारी लॉन्गर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जो है वो मिसिंग होती है। और इधर तो जैसे जैसे हमारी लॉन्गर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग मिसिंग होती चली जा रही है, उसी तरीके से हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट का जो ऑब्जर्वेंस है वो भी वीक होता चला जा रहा है, बहुत वीक होता चला जा रहा है। जैसे आप देखिए कि आज कितने टीचर्स हैं इतनी बड़ी जनसंख्या में जो अपने विद्यार्थी के लिए समर्पित होते हो उसको पढ़ाने के लिए। हमारी संख्या बहुत ज्यादा कम होती चली जा रही है। इसका मतलब कोड ऑफ कंडक्ट हमारा बहुत कमजोर होता चला जा रहा है। दूसरी चीज, लॉन्गर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग की यदि बात करें तो वो हमारी जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग 2014 से पहले 1 साल, और उससे पहले यदि 1 साल की बात करें तो मध्य प्रदेश में पैरा टीचर्स हुआ करते थे जिनको 8 दिन की ट्रेनिंग दी जाती थी और 8 दिन के बाद वो शिक्षा मित्र के रूप में स्थापित हो जाया करते थे। तो आप देखिए कि जो जिसको हम टीचिंग को प्रोफेशन की तरह कह रहे हैं, उस टीचिंग प्रोफेशन पर ही सवाल उठते हैं। और वो सवाल उठते हैं, पहला जो सवाल है वो ये है कि लॉन्गर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग उनकी नहीं है। दूसरे जो सवाल उठता है वो है वो कोड ऑफ कंडक्ट उतना उनका स्ट्रांग नहीं है। हाँ, तीसरा कि ये जो एजुकेशन है ये सर्विस टू द ह्यूमैनिटी के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात में दम है। और सारे लोग, दुनिया के जो लोग हैं वो इस बात पर एक रूपता लाते हैं, तैयार होते हैं। यदि हम इन दोनों एस्पेक्ट्स को भी थोड़े से स्ट्रेंथेंड कर लें तो हमारी चीजें बदल जाती हैं। हालांकि भारत में हम फिर से एक विरोधाभासी युग में बात करते हैं टीचर्स की तरफ, कि एक तरफ यदि हम कहते हैं तो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोहू कड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये जो इस तरह की जो चीजें हैं वो 5 सितंबर के आसपास तो दिखाई देती हैं, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द ईयर है वो वहां ये चीजें हमारी गायब होती चली जाती हैं। और जो लड़के और लड़कियां हैं विशेष रूप से
वो खुद देख सकती हैं कि उनके पेरेंट्स यदि उनकी शादी की बात करते हैं तो शादी की बात करते करते जो मास्टर साहब हैं उनका जो नंबर है वो अंतिम आता है, अंतिम आता है। तो इसका मतलब ये है कि टीचर को देखने का जो हमारा तरीका है वो विरोधाभासी है। आइडियली तो हम उसको इतना ऊपर देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में हम उसे जितना नीचे देख सकते हैं वो नीचे देखने की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसका जो जिम्मेदार है वो खाली सोसाइटी नहीं है, टीचर भी है, क्योंकि इसने भी अपने आप को स्थापित नहीं किया। जिन लोगों ने स्थापित किया है उन लोगों का एक अलग ही स्तर है और सोसाइटी जो है सच में उसको पूजती है। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि आज की जो क्लास है उसको बंद करें, 12:10 का टाइम हो गया। और कल